स्वागत करें। आज लखनऊ में सभी अपने प्रेस के सभी मित्रों से संवाद क्या एक मुलाकात के नाते आप सबसे मिलने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ ही प्रदेश के महामंत्री, उत्तराखंड सरकार में दायित्व में आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष श्री विनय रोहेला जी, श्री मनीष जी, और आज प्रातःकाल सवेरे से जब मैं लखनऊ में प्रवेश किया हूं तब से लेकर लगातार हमको आज पूरा मार्गदर्शन करने वाले प्रदेश महामंत्री आदरणीय राम प्रताप सिंह जी और हमारे पुराने साथी श्री भूषण जी एवं सभी हमारे प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, मीडिया के सभी भाइयों एवं बहनों, मैं आप सबका अपनी ओर से स्वागत करता हूं देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के नाते। और आप सबको पता है कि आज चूंकि चुनाव के इस महासंग्राम में लखनऊ में आज माननीय राजनाथ सिंह जी का नामांकन समारोह था, नामांकन उनका हुआ। उस नामांकन में भाग लेने के लिए मैं लखनऊ में आया था। आज देखा जिस प्रकार से पूरे लखनऊ की सड़कों पर, क्योंकि मैं उनके पिछले नामांकन में भी था 2014 में भी और 19 में भी, इस बार जिस प्रकार का उत्साह हर एक वर्ग का यहाँ पर दिखाई दिया, वो निश्चित रूप से आने वाले समय में जो 4 जून को परिणाम आने वाले हैं, उस परिणाम का एक स्पष्ट प्रमाण है कि परिणाम किस दिशा में आने वाले हैं। 400 पार का जो नारा है वो नारा निश्चित रूप से पूरा होगा। अनेक स्थानों पर कुछ भ्रामक चीजें भी आ रही हैं, लेकिन मैं अनेक स्थानों पर उत्तर प्रदेश में भी गया हूं और देश के अन्य स्थानों में भी गया। उत्तराखंड में पहले चरण में मतदान था, मतदान का प्रतिशत कम जरूर हुआ, तो मेरे से पत्रकार मित्रों ने सबने पूछा कि भाई इस बार पहले के मुकाबले कुछ मतदान कम हुआ है। मैं बताना चाहता हूं कि मतदान, चूंकि जो भी लोग मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं या उसके लिए मत करना चाहते हैं, वो सारे के सारे लोग मतदान करने आए। सामने बहुत ज्यादा संघर्ष न होने के कारण से दूसरी पार्टियों के लोगों ने मतदान में कम भाग लिया और जो हमारे विरोधी विचारधारा के लोग थे वो कम मतदान वहां पर एक कारण रहा है। भारतीय जनता पार्टी के मतों में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं रहा। देश में भी जिस प्रकार से आज लोगों में उत्साह है, ऐसा लगता है कि जैसे हर एक व्यक्ति इस बार मतदान के दिन की प्रतीक्षा कर रहा हो कि मुझे मतदान करने जाना है, बहुत साइलेंट तरीके से, और अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और ये मैं लखनऊ में भी देख रहा हूं, उत्तर प्रदेश में भी देख रहा हूं, देश के अन्य स्थानों पर भी देख रहा हूं। चूंकि लखनऊ में मैं 16 साल का था तब मैं पहली बार लखनऊ आया, और उस समय का जो लखनऊ था, उसके बाद अटल जी का जो सांसद का कालखंड था, उसके बाद प्रधानमंत्री बने, तेजी से विकास की ओर लखनऊ आगे बढ़ा और वो विकास अनवरत रूप से आगे बढ़ते रहा। माननीय राजनाथ सिंह जी के कालखंड में जिस प्रकार से यहाँ पर लखनऊ में हाईवे बने, ओवरब्रिज बने, तमाम प्रकार से नए नए सड़कों। अम्बेडकर जी जब संविधान बना रहे थे तो उस समय भी इस पर बहुत बहस हुई, लेकिन उस समय ये प्रावधान नहीं हुआ कि यूसीसी लागू हो, कुछ बहस होने के कारण से। लेकिन संविधान के अनुच्छेद 44 में इसका प्रावधान किया गया और उत्तराखंड विधानसभा के 2022 के चुनाव में जाने से पहले हमने उत्तराखंड की जनता के समक्ष आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में संकल्प रखा था कि नई सरकार के गठन होते ही हम यूसीसी को उत्तराखंड में लाएंगे।
यूसीसी का कानून बनाएंगे और उसके पीछे हमने ये कहा था कि उत्तराखंड देवभूमि है, उत्तराखंड गंगा का प्रदेश है, उत्तराखंड यमुना का प्रदेश है, उत्तराखंड वनों से आच्छादित है, नदियों से आच्छादित है, दो दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ प्रदेश है। उत्तराखंड के प्रत्येक परिवार से कोई सेना में है, कोई अर्धसैनिक बलों में है, देश के किसी न किसी स्थान पर अपनी सेवाएं दे रहा है। इसलिए नई सरकार हमारी गठन होगी तो हम हर वर्ग के लिए, उत्तराखंड के अंदर रहने वाला कोई किसी वर्ग का होगा, किसी जाति का होगा, किसी संप्रदाय का होगा, किसी भी धर्म को मानने वाला होगा, सबके लिए एक समान कानून लाएंगे। और उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने हमको इसमें अपना मैंडेट दिया और उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार किसी भी राजनीतिक दल को उत्तराखंड स्थापना के बाद लगातार दूसरी बार सरकार में आने का मौका दिया, अपना आशीर्वाद दिया और हमको मैंडेट दिया। हमने जो जनता से वायदा किया था, मोदी जी की जैसे गारंटियां देश भर के अंदर पूरी हुई हैं, धारा 370 समाप्त हुई है, भगवान राम का मंदिर बना है, सीएए का कानून आया है, 3 तलाक का खात्मा हुआ है, गरीबों के कल्याण की गारंटी सुनिश्चित हुई है, उसी प्रकार से उत्तराखंड में भी यूसीसी के रूप में एक ये गारंटी पूरी हुई है। जो गंगोत्री उत्तराखंड से निकली है, अब वो गंगोत्री पूरे देश के अंदर जो है वो कहीं ना कहीं लाभ देने का काम करेगी। जैसे माँ गंगा उत्तराखंड से निकलकर पूरे देश को जल और जीवन देने का काम करती है, उसी प्रकार से यूसीसी की गंगा भी सबको लाभान्वित करने का काम करेगी। मजार जिहाद मैंने मजार जिहाद नहीं कहा, मैंने लैंड जिहाद कहा, क्योंकि ये सुनियोजित तरीके से बड़े पैमाने पर ये जो है एक षड्यंत्र चल रहा था उत्तराखंड की देवभूमि को, उसके मूल स्वरूप को खराब करने के लिए, और जगह जगह पर ऐसे धार्मिक प्रतीक खड़े करके जिनके नीचे कोई भी अवशेष नहीं निकले, जब उनको हटाया गया तो उनको हटाने का अभियान, और पूरे देवभूमि को पूरी दुनिया के अंदर लोग एक आस्था से, सम्मान से और श्रद्धा से देखते हैं, उसके मूल स्वरूप से छेड़छाड़ हो रही थी, इसलिए हमने इसको लैंड जिहाद की संज्ञा दी है। हम किसी वर्ग विशेष की बात नहीं कर रहे हैं। उत्तराखंड में सब लोग बड़े प्रेम पूर्वक रहते हैं जी, बड़े एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ रहते हैं, कहीं कोई झगड़ा नहीं करते, कोई फसाद नहीं करते। लेकिन अतिक्रमण अगर होगा, क्या अतिक्रमण को आप जायज ठहराएंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अरे भाई, अतिक्रमण है, जिहाद है, आप बताइए कि अतिक्रमण सही है कि खराब है? पहले तो मुझे आप मुझसे इतने प्रश्न पूछ रहे हैं, आप मेरे प्रश्न का उत्तर जवाब दे दीजिए ना। नहीं, आप भी दे दीजिए। ये मैंने कहा कि एक षड्यंत्र जो देवभूमि के मूल स्वरूप को खराब करने का है। कोई वर्ग विशेष नहीं है जी, आप समझ लीजिए वर्ग विशेष, तो हम क्या करें उसमें। हमने कहा कि सब हम प्रेम पूर्वक रहते हैं उत्तराखंड में, सब एक दूसरे के साथ। ये देखिए, दोनों विदेशों में पड़े हुए हैं, दोनों परिवारवादी दल हैं, और इनका जो गठबंधन है ये कोई सरकार बनाने का गठबंधन नहीं है। उनको भी पता है कि सरकार में कहीं आने वाले नहीं है। अपने परिवारों को, अपने भ्रष्टाचार को छुपाने का और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए दोनों साथ में आ रहे हैं। धन्यवाद। कि मोदी जी आरक्षण के बहुत बड़े पैरोकार हैं, बहुत बड़े समर्थक हैं, और आज भी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की पूरी मेजॉरिटी है। जब देश में गरीब कल्याण के लिए, पिछड़ों के लिए, अनुसूचित के लिए, जनजाति के लिए जो काम इस कालखंड में हुए हैं, देश की आज़ादी के बाद कभी नहीं हुए हैं। इसका उदाहरण है कि देश के राष्ट्रपति के रूप में आदरणीय कोविंद जी का कार्यकाल पूरा हुआ, और आदिवासी बहुल इलाके में पैदा हुई, आज पूरे देश को गौरवान्वित करने का काम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी कर रही हैं। तो ये हमारे प्रधानमंत्री जी का ही नेतृत्व है कि जिसमें हर वर्ग के उत्थान का काम किया गया है। तो इसलिए दो प्रकार की विचारधाराएं चल रही हैं, और आप सब यही पूछेंगे कि भाई किस प्रकार का माहौल है, उत्तर प्रदेश में कैसा है और देश में कैसा है। तो मैं आप सबसे यही कहने के लिए आया हूँ देवभूमि से कि पूरे देश के अंदर एक ही माहौल है
पूरा देश आदरणीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना चाहता है और उसके लिए तैयार है। पुर या बरेली की ओर जाने वाले सड़क मार्ग हों, जिस प्रकार से यहाँ चारों तरफ मेट्रो चली है, अन्य जो डेवलपमेंट के काम हुए हैं, मैं सच बताऊं तो भूपेंद्र जी, आप तो क्योंकि पहले भी आए होंगे कई बार, लेकिन मैं जब बचपन में जिस प्रकार का लखनऊ देखा और 2000 तक का जो लखनऊ था, उसके बाद से अब जो मैं लखनऊ देख रहा हूं, बिल्कुल बदला हुआ लखनऊ है। और एक तरह से कहिए कि अगर उस समय का व्यक्ति एकदम से 2024 में आएगा, 24 साल बाद, तो उसको ये लखनऊ भी भूल भुलैया जैसा लगेगा। जैसे यहां से गोमती नगर जाना एक बहुत टेढ़ी खीर हुआ करती थी, और आज आसानी से हम कुछ ही मिनटों में यहां से गोमती नगर पहुंच जाते हैं। यहां से अलीगंज, यहां से त्रिवेणी नगर, निराला नगर आसानी से पहुंच जाते हैं। इतने सारे काम यहां पर हो गए। तो लखनऊ के साथ साथ पूरा उत्तर प्रदेश तेजी से विकास की ओर आगे बढ़ा है, एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक। इसी प्रदेश के अंदर जहां हम सब के आराध्य देव भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, वहीं भव्य काशी और दिव्य काशी, काशी कॉरिडोर बनकर तैयार हो गया। तो ऐसे अनेक काम यहां पर हुए हैं। तेजी से इन्वेस्टर एक हब उत्तर प्रदेश बना है, इन्वेस्टमेंट का एक बूम यहां पर आया है इन्वेस्टमेंट समिट के माध्यम से। पहले उत्तर प्रदेश की जो गिनती होती थी वो एक बीमारू राज्य के रूप में होती थी, और आज बीमारू राज्य से उत्तम राज्य की श्रेणी में, अच्छे राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश आ गया। यहाँ की कानून व्यवस्था के बारे में हम सब लोग जानते हैं भली भांति कि एक कालखंड वो था कि जब यहाँ पर गुंडे, बदमाश, अपराधियों का आतंक हुआ करता था। सपा और बसपा की सरकारों में वसूली गैंग सक्रिय हुआ करते थे। आज पूरी तरह से कानून व्यवस्था इतनी अच्छी हो गई है कि आज उत्तर प्रदेश का हर जगह पर उदाहरण दिया जाता है। इस प्रकार से राज्य आगे बढ़ा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी राज्य आगे बढ़ा है, और प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के कालखंड में 10 सालों में गरीब कल्याण की जो योजनाएं बनी हैं, हर उस व्यक्ति के उत्थान का कार्य हुआ है जिसको योजनाओं की आवश्यकताएं थी। 2014 से पहले भी देश में अनेक योजनाएं आई, लेकिन वो योजनाएं कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए होती थी। आज प्रधानमंत्री जी के कालखंड में जो योजनाएं बनती हैं वो लोगों के जीवन स्तर को, उनको सहायता करने के लिए बनाई जाती हैं। जिनको योजनाओं की आवश्यकताएं होती हैं, जरूरत होती है, उनके जीवन में मदद मिले, वो सब काम हो रहा है। तो आज हर वर्ग के उत्थान का काम हो रहा है। कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं देश के अंदर। 3 तलाक से मुक्ति हुई है मुस्लिम बहनों की, धारा 370 समाप्त हुआ है, भगवान राम का मंदिर बना है, सीएए का कानून लागू हुआ है। और मुझे बताते हुए खुशी है आप सबके बीच में कि भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, उसमें पूरे देश के अंदर यूसीसी समान नागरिक संहिता की आवश्यकता और उसको लागू करने का संकल्प लिया गया है। और उत्तराखंड देवभूमि को देश की आजादी के बाद पहला राज्य होने का सौभाग्य प्राप्त हो गया, जहां यूसीसी एक विधेयक के रूप में पारित होकर विधेयक बन चुका है। माननीय राष्ट्रपति महोदया की भी उसमें स्वीकृति मिल गई है। तो एक तरफ आज जहां आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश को परिवार मानकर काम किया जा रहा है, देश में समान नागरिक संहिता को लाने का संकल्प लिया जा रहा है, देश के अंदर एक चुनाव की बात हो रही है पूरे समय में, वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो केवल अपने परिवारों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, परिवारवादी दल हैं,
भ्रष्टाचार में लिप्त दल हैं, भ्रष्टाचार को जनने वाले दल हैं, तुष्टीकरण करने वाले दल हैं, और आज भी वो तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं। और समय समय पर जनता को सामने उनके सारे हथकंडे जब फेल हो गए हैं तो तमाम प्रकार से भ्रामक प्रचार कर रहे हैं कि 400 पार हो जाएंगे तो देश का संविधान बदल जाएगा, देश से आरक्षण व्यवस्था समाप्त हो जाएगी।